Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi Edu Hub. Last class में we have already completed the first part of laws of motion. This is the third chapter in ICSE class 9th physics. तो अगर आप ICSE के students हैं and you're looking for a complete playlist for physics, this is the right place for you, right? आज की क्लास में हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे which basically deals with the cause of motion. हम ये जान गए हैं कि बॉडी when a body is said to be at rest, when is it said to be at motion. Now we have to analyze कि ठीक है भाई बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में है, whatever state the body is in, but what is the cause behind that state. भाई किसी भी बॉडी की कोई भी स्टेट हो, चाहे रेस्ट की स्टेट हो चाहे मोशन की स्टेट हो, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉडी उस स्टेट पे रहती है. अब इसको समझने के लिए वी हैव टू गो अ लिटिल बियॉन्ड न्यूटन्स लॉ. देखिए सबसे पहले गैलीलियो ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो आप आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, इसका इंसेप्शन गैलीलियो के एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से हुआ था. ही इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट. गैलीलियो से पहले भाई व्हेन गैलीलियो वाज एक्टिव इन दिस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, उससे पहले ऐसा माना जाता था अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली to initiate the motion you required some force, but it was believed कि force केवल motion को initiate करने के लिए नहीं required है. To ensure that the body continues to be in the state of motion we need a force. मतलब हमें force लगाना है motion को शुरू करने के लिए और motion को चालू रखने के लिए भी हमें force लगाते रहना है. ऐसा माना जाता था गैलीलियो से पहले. You can clearly see both the concepts on the slide. I have written this, आप चेक कर सकते हो. But Galileo had a different opinion. उनका कहना था अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो हमें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है बॉडी को मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए. बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, मैंने एक फोर्स लगाया और बॉडी का मोशन इनिशिएट कर दिया, लेकिन अब मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना बॉडी के मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, प्रोवाइडेड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई और फोर्स ना हो जो मेरे मोशन को अपोज कर रहा हो. बात समझ रहे हैं? मान लीजिए मैंने एक फ्लोर पे एक बॉल को रोल कर दिया. अब अगर कोई और मोशन इस बॉल के मोशन को अपोज नहीं कर रहा तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव. अब जो बेसिक रेजिस्टिव फोर्स हम सुनते हैं या हम जानते हैं नेचर में, वो है फ्रिक्शनल फोर्स. तो गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब कभी भी कोई बॉडी मोशन में है और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है उसके मोशन को अपोज करने के लिए, तो बॉडी मूव करती रहेगी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? दिस इज व्हाट गैलीलियो बिलीव्ड. एंड इस कॉन्सेप्ट पर आने के लिए गैलीलियो ने बहुत बेसिक सा, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा एक्सपेरिमेंट किया. आप ध्यान से देखोगे इन द फिगर, इन द वेरी फर्स्ट फिगर, अ बॉल इज सेट इन मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देयर इज एन इंक्लिनेशन. भाई अगर इंक्लिनेशन है, स्लोप है, तो बॉल स्लोप पे चढ़ेगी. अगर बॉल स्लोप पर चढ़ेगी इसका मतलब क्या है भाई, स्लोप का जो एंगल है दैट विल अपोज द मोशन. बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप एक स्लोप पर चढ़ते हो तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट. ये प्रैक्टिकल सी चीज है, राइट? यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू मूव अप द स्लोप. हिल्स पर क्लाइंब करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है. मतलब इस केस में बॉल को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक? दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, ये जो स्लोप थी, मान लीजिए ये 45 डिग्री थी, नेक्स्ट केस में इन्होंने ये स्लोप कम कर दी, राइट? अच्छा, बॉल को सेम पॉइंट से सेम पैरामीटर्स के साथ छोड़ा दोबारा. अब की बार सिंस स्लोप कम थी तो रेजिस्टिव फोर्स कम था. भाई ये जो स्लोप थी यही तो मुझे रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी बॉल रुक रही थी. देन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अब की बार रुकने से पहले बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया. सी दिस हाइलाइटेड पॉइंट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल.
In second case, the ball is covering a greater distance. Then what Galileo did, he kept on decreasing the slope, and every time he observed that the ball was moving a greater linear distance before coming to rest. रुकने से पहले बॉल ज्यादा दूर चल रही थी. And finally he concluded, अगर मैं ये स्लोप जीरो कर दूं और अपनी बॉल को इस पॉइंट से छोड़ूं, एंड द बॉल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दिस लाइन, स्लोप जीरो है मतलब अभी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, समझिएगा, एंड इट इज ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड कि और कोई रेजिस्टिव फोर्स है नहीं, मतलब फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो क्या ये बॉल रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी. ये गैलीलियो का मानना था. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. ऐसा गैलीलियो का मानना था कि अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा है वो नहीं है, तो बॉडी का मोशन कभी नहीं रुकेगा. एंड ही वॉज ओके, ही वॉज राइट, ही वॉज नॉट रॉन्ग. सिर्फ न्यूटन ने भी सेम चीज बोली, बट उसका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया थोड़ा सा अलग था. राइट. अब यहां से दिस इज व्हाट गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया इज. पुरानी स्लाइड में भी लिखा है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया. Since it is important and it sets the pace for Newton's laws of motion, so I have taken a separate size so that आप ये याद रखो कि ये important है. A body continues to be in the state of rest or uniform motion unless an external force is applied on it. ये external force गैलीलियो ने रेजिस्टिव फोर्स सोचा. अब गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही न्यूटन गेव लॉज ऑफ मोशन, एंड द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करती है. स्टेट को मेंटेन करती है मतलब या तो रेस्ट की स्टेट हो सकती है या तो मोशन की स्टेट हो सकती है. कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता. ध्यान रखिएगा, हम अक्सर ये पॉइंट मिस कर जाते हैं. अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. अनबैलेंस्ड में क्यों इंफेसाइज कर रहा हूं? मान लीजिए ये बॉडी है, मैंने इधर से 5 न्यूटन लगाया, इधर से 5 न्यूटन लगाया, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लगा दिए, तो भाई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन बॉडी तो मूव नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. राइट. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो अगर अभी से समझ लोगे 9th क्लास के बच्चे, तो 11th में न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में रहती है. भाई दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो रेस्ट या तो मोशन. तो कोई भी बॉडी तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. यही बात तो गैलीलियो ने भी बोली. उन्होंने जब स्लोप को जीरो किया तो यही तो बोला कि बॉल तो रोल ही करती रहेगी. यस और नो? दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं. राइट. एंड दोनों की ही बातों में एक चीज कॉमन है, एक पैरामीटर कॉमन है, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, दैट इज इनर्शिया. आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने लास्ट स्लाइड में गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा. सो बोथ न्यूटन्स एंड गैलीलियोस कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इनर्शिया. एंड सिंस वी आर प्रिसाइजली डिस्कसिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके वो 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकता है. ये आपको पिक्चर में दिख रहा है. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज. एक फुटबॉल है, एक बॉल है, इट्स लाइंग ऑन अ सरफेस, इट विल रिमेन एंड रेस्ट जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक. मान लीजिए यही बॉल रोल कर रही है, ये तब तक रोल करती रहेगी जब तक आप इस पर कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं लगा सकते. ठीक. अब यहां पर मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं. वैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं. आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम दो, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों लॉ पढ़ेंगे, बिकॉज बोथ द लॉज आर वेरी, इनफैक्ट ऑल द 3 लॉज आर रिलेटेड टू ईच अदर. बट ऑलवेज रिमेंबर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स अस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स. ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मुझे बताता है फोर्स की क्वालिटी के बारे में, नेचर के बारे में. ठीक है, नॉट नेचर, रादर द क्वालिटी ऑफ द फोर्स. न्यूटन का सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव. देखिए, पहला लॉ बताता है कि मोशन क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन.
एंड द कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। दूसरा लॉ बताता है कितना फोर्स। भाई ठीक है, ये तो ओके है कि बॉडी मूव करेगी तो उसे फोर्स चाहिए, लेकिन कितना फोर्स चाहिए ये मुझे सेकंड लॉ बताता है। और ये फोर्स है कैसा, ये आपको न्यूटन के थर्ड लॉ से पता चलता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इंफेसाइज करता है। पहला है इनर्शिया, यहां से हमें इनर्शिया की डेफिनेशन मिलती है। और दूसरा है फोर्स। फोर्स को हम सिर्फ टच करते हैं, सिर्फ बेसिक डिफाइन करते हैं, क्वांटिफाई नहीं करते। कितना फोर्स लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम डिस्कस नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत से स्कूलों में हाफ ईयरलीज में मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, विच इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। तो यहां से आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इनर्शिया की। देखिए, सबसे पहली चीज, इनर्शिया किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये प्रॉपर्टी बॉडी में नेचुरली है। हम सबके अंदर इनर्शिया है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इनर्शिया है क्या? देखिए, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है। बॉडी जिस भी स्टेट में है, किस स्टेट में है ये मैटर नहीं करता, हो सकता है रेस्ट में हो सकता है मोशन में हो, लेकिन जिस भी स्टेट में है बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे सुबह सुबह जब आपको स्कूल जाना होता है, आई एम श्योर जुलाई आ गया है, सबके स्कूल खुल गए होंगे, तो जब आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, हम नहीं उठना चाहते, हम बिल्कुल नहीं उठना चाहते। क्यों? क्योंकि हम किस स्टेट में हैं, हम रेस्ट की स्टेट में हैं। तो हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या कह रहा है, भैया हमें रेस्ट में ही रहने दो। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये मेरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं, पापा बुला रहे हैं, कितना ऑकवर्ड लगता है। क्यों भैया? आप स्टेट ऑफ रील में हैं, आप रील देख रहे हैं, अब आपको आ रहा है मजा, अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। ये आपका उस समय का इनर्शियल स्टेट है। तो इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जो बॉडी को उसी स्टेट में रखना चाहती है जिस स्टेट में बॉडी है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ये रिलेटेबल एग्जांपल है, आप रिलेट भी कर पाओगे। ठीक, अब दो तरीके के इनर्शिया होते हैं। पहला होता है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो तीन तरीके के होते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दो बेसिक हैं। और द थर्ड वन इज रिलेटेड टू डायरेक्शन। भाई आप लोगों ने वो टॉयज देखे हैं, स्प्रिंग से सेट होते हैं, आप उन्हें हिलाओगे वो वापस अपनी जगह पे ही आना चाहेंगे। ये दैट इज समवॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक बॉडी रेस्ट पे है, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो बॉडी उसको अपोज करेगी और रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहेगी। सेम गोज विद इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, आप उसको रोकना चाहते हो लेकिन बॉडी मूव करना चाहती है, तो बॉडी मूव करेगी। जब अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे लेट अस ऑब्जर्व द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखिए। देखिए, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस इज मूविंग। ध्यान से देखना, ठीक। सडनली ब्रेक लग गया, यहां पर ब्रेक्स लगाए गए। अब जैसे ही ब्रेक लगा, दिस इज द बॉडी ऑफ द बस, बस की बॉडी तो रुक गई। अब आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है, राइट, ये बस के सरफेस के कांटेक्ट में है। बस जब मूव कर रही थी तो आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही थी, बस रुक गई तो बॉडी का जो लोअर हिस्सा है जो बस को टच कर रहा है वो तो रुक गया, लेकिन क्या अभी ऊपर वाला हिस्सा रुका? भाई ऊपर वाला हिस्सा तो इनर्शिया की वजह से कहेगा मुझे नहीं रुकना, ये मेरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मैं नहीं रुकूंगा। तो भाई अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम चलते रहोगे, नीचे वाला हिस्सा रुका रहेगा तो आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। बात समझ में आई? राइट, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होता है। आप अपनी स्कूल वैन में बैठे हैं, एकदम से स्कूल वैन स्टार्ट हो गई, तो भाई
आपका जो बॉडी का लोअर हिस्सा है वो स्कूल वैन के साथ रेस्ट पे था, स्कूल वैन चली तो बॉडी का लोअर हिस्सा भी चल दिया, लेकिन ऊपर वाले हिस्से ने कहा भैया मुझे तो कहीं नहीं जाना, तो आप ऐसे पीछे की तरफ गिरोगे, राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो सेकंड, फुट मैट कारपेट्स। बहुत धूल होती है तो मम्मी क्या करती हैं, ऐसे ऐसे लटकाती हैं, ऐसे मारती हैं, या हम लोग ऐसे वॉल पे मारते हैं या ऐसे करके झाड़ते हैं। तो होता क्या है, जब हम कारपेट को झाड़ते हैं, व्हेन वी सेट द कारपेट इन मोशन, तो कारपेट के अंदर तो है भाई धूल, तो धूल के पार्टिकल कारपेट के साथ रेस्ट कर रहे थे, आपने कारपेट को तो मूव करा दिया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स ने कहा हम तो नहीं मूव करेंगे। तो जब आप नहीं मूव करोगे और कारपेट मूव कर जाएगी तो आप कारपेट से अलग हो जाओगे, एंड यू कैन क्लियरली सी दीज डस्ट पार्टिकल्स। आपके कार के फुट मैट्स आप देखते होगे, ड्राइवर या क्लीनर या आप खुद भी कभी धुलते होगे, तो वी जस्ट हिट इट ऑन द वॉल्स एंड जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बाहर की तरफ गिर जाता है, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल। आम का मौसम भी चल रहा है, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर आप पेड़ को हिलाते हो तो पेड़ के साथ जो फल लगे हुए हैं, दीज फ्रूट्स, पेड़ भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। आपने पेड़ को हिला दिया, जब आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ मोशन में आ गया, लेकिन ये अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, ये रेस्ट में रहना चाहते हैं, पेड़ मोशन में आ गया है, तो ये अपने आप को पेड़ से डिटैच कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कारपेट में होता है, ठीक। कैरम सबने खेला होगा, सबसे नीचे क्वीन, उसके ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक वट एवर कॉइन्स यू आर यूजिंग, व्हेन यू हिट इट हार्ड, आप देखते हो कि केवल नीचे वाली क्वीन या नीचे वाला कॉइन बाहर आता है, ऊपर वाला आपका पिरामिड कभी नहीं गिरता। जितनी तेज आप मारोगे उतना प्रोमिनेंट आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे। क्यों नहीं गिरता सर? क्योंकि सर नीचे वाला तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है, ऊपर वाला कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो ऊपर वाले रुके रहते हैं, नीचे वाला कॉइन निकल जाता है। सेम विद दिस एक्सपेरिमेंट, ये सबने अपने घर में किया होगा। एक ग्लास ऑफ वाटर, अ शीट, अ कॉइन, एंड व्हेन यू रिमूव द शीट विद अ वेरी हाई स्पीड, यू ऑब्जर्व कि कॉइन पानी में गिर जाता है और शीट के साथ बाहर नहीं आता, राइट। दीज वर ऑल बेसिक एग्जांपल्स फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। हम सभी लोग साइकिल चलाते हैं, आई एम श्योर आप भी चलाते होंगे। साइकिल तब चलती है जब आप पैडल से फोर्स लगाते हो, राइट। एंड मान लीजिए साइकिल मोशन में है और आप पैडल घुमाना बंद कर दो, तो क्या साइकिल तुरंत रुक जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि साइकिल थी इनर्शिया ऑफ मोशन में, आपने फोर्स तो लगाना बंद कर दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन आपकी साइकिल क्या कहेगी, भैया मुझे अपनी स्टेट नहीं चेंज करनी, पूरी कोशिश करेगी कि वो चलती रहे। आप पैडल ना मारो तब भी साइकिल थोड़ी दूर तक चलती रहती है, और अल्टीमेटली जब उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता तो वो रुक जाती है, राइट। सेकेंड, ये सब हम लोगों ने किया है, मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई इट। अगर आप किसी मूविंग ट्रेन या बस से उतरते हैं, अब आप इमेजिन करो बस पे आप बैठे हुए हो, बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, बस भी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, आप भी इनर्शिया ऑफ मोशन में हो, आप चलती बस से कूद गए। जैसे ही आप चलती बस, नॉट कूद गए रादर, आप चलती बस से उतर गए। जैसे ही आप चलती बस से उतरे, आपके पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गए। ग्राउंड तो नहीं मूव कर रहा, ग्राउंड तो रेस्ट पे है। तो जैसे ही आपके पैर ग्राउंड को टच करते हैं तो आपके पैर इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ गए, लेकिन आपकी बॉडी तो अब भी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, तो क्या होगा? आप गिर जाओगे। तो वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप थोड़ी सी चलती हुई बस से अगर उतरते हो तो कभी भी रुकते नहीं हो, यू जस्ट मूव डाउन एंड यू रन, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? आप धीरे धीरे इनर्शिया को नलिफाई करते हो, ये सबने किया होगा, ठीक। थर्ड इज व्हेन अ टर्निंग कार सडनली स्टॉप्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। चल रही है गाड़ी, नीचे से रुक गई, आपका लोअर बॉडी रुक गया लेकिन अपर बॉडी आगे चला गया, ठीक। एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, इससे क्या होता है, उसकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ मोशन इट बिकम्स इजी फॉर हिम टू जंप।
A ball thrown vertically upwards by a person in a moving train comes back to his hand. ये एक ट्रेन चल रही है. This is a moving person. ये बॉल है एंड बॉल बंदे ने ऊपर फेंकी. अच्छा, अगर ट्रेन मूव कर रही है तो पर्सन भी मूव कर रहा है, तो ये बॉल भी तो मूव कर रही है. यस और नो? तो थोड़ी देर बाद अगर वो मूव भी कर रहा है तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से बॉल भी मूव कर रही है, और बॉल के पास वो ट्रेन वाली वेलोसिटी भी है. तो बॉल यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट में नहीं है, बॉल यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन में है. जब वो आगे बढ़ेगा देन ही कैन इजीली कैच द बॉल. क्यों? क्योंकि बॉल के पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन है. ठीक है ना? नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फॉर द टॉपिक रादर, दैट इज फोर्स. देखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा फोर्स को रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो क्लास 10th में आएगा. वैसे फोर्स वो रीजन है, वो कॉज है जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज होता है. देखिए, फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं. इट कैन चेंज द स्टेट, राइट? दीज आर टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. एंड इट कैन ऑल्सो चेंज और टेंड टू चेंज द shape and size. These are two effects of force. A force acting on the body can change its state. When I am saying state, what I mean to say is rest, two-way motion. मतलब rest को motion में ला सकता है, motion को rest में ला सकता है, या shape and size change कर सकता है. जैसे slime आपने देखा है, अगर सबने खेला है, अगर आप slime पर force लगाते हो तो उसका shape change हो जाता है. ठीक? तो these are two effects of force. Precisely, force is an external cause. It is a push or pull which either changes the state of the body or shape and size of the body. Right? तो ये क्लास हम बिल्कुल फोर्स पे खत्म कर रहे हैं, और यहीं से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे विद लीनियर मोमेंटम. हमें ये पता चल गया है कि फोर्स ही वो कॉज है जिसकी वजह से मोशन होता है. पहली स्लाइड पर ध्यान दीजिए. हमारा पहला स्लाइड था आज के सेशन का क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, एंड हमारा आखिरी स्लाइड आज का इस क्वेश्चन का आंसर है, द कॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट फोर्स. राइट? अगले क्लास में हम देखेंगे कि भाई कितना फोर्स. एग्जाम्पल आपके सामने है, आपकी बुक में बुक लाइंग ऑन अ टेबल का एग्जाम्पल है, यहाँ पर बॉल लाइंग ऑन टेबल है. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा एंड यू वांट टू बी कनेक्टेड, ऑल द लेक्चर्स विल बी फ्री. ICSE क्लास 9 स्टूडेंट्स, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वील कैच अप वेरी सून विद अनदर सुपर इंटरेस्टिंग लेक्चर. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.